हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएससी यूआरएससी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दो पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और यूआरएससी के प्लेलिस्ट से आप देखिए। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सेट ऑफ पिन एंड हाउसिंग आर फैब्रिकेटेड विद द फॉलोइंग डायमेंशनल टॉलरेंस। यहाँ पर जो है डायमेंशनल टॉलरेंसिंग इसका दिया हुआ है लाइक दिस, आप देख रहे हैं, है ना। और क्या कह रहा है कि द मेजर डायमेंशन ऑन द पिन इज 19.975। जो पिन है, ये जो पिन है इसका जो एक्चुअल साइज है, ये मेजर करने के बाद कितना आ रहा है 19.975, राइट। अच्छा, व्हेन असेंबल्ड विथ हाउसिंग विल रिजल्ट इन। अब कहता है कि जब असेंबल किया जाएगा तो उसका क्या रिजल्टेंट होगा, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक्चुअल डायमेंशंस है, राइट। अब इसका अगर हम बात करें कि जो गिवन डाटा है वो दे रहा है कि मिनिमम 20 होना चाहिए, सॉरी 20 इसका बेस डायमेंशन है, और मिनिमम जो होना चाहिए अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा 19.950, राइट। तो ये जो है मैक्सिमम साइज ये होगा और इसका मिनिमम साइज ये होगा। उसके अलावे यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है कौन सा, हाउसिंग का, ठीक है। हाउसिंग का जो साइज दिया हुआ है कि उसका मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम हाउसिंग का 20 होना चाहिए, आप देख रहे हैं, ठीक है। और प्लस में 0.05 दिया है, यानी कि 20 और 50 माइक्रॉन्स की बात कर रहा है। ये है इसका मैक्सिमम, राइट। अब ये तो हमारे पास डाटा है। चलिए अब हम बात करते हैं फिट के बारे में। तो फिट क्या होता है? फिट मतलब किसी भी जो असेंबली सिस्टम है, शाफ्ट और होल, जो आपका होल्स है, उसमें टाइटनेस और लूजनेस के बारे में बताता है। अब टाइटनेस और लूजनेस के बारे में बताता है तो क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कोई शाफ्ट है, राइट, और ये मान लीजिए कि इसका अपर डेविएशन है और कोई होल है ऐसे, तो ये होल का जो लोअर डेविएशन होगा और ये जो शाफ्ट का अपर डेविएशन होगा, तो अगर शाफ्ट का अपर डेविएशन कम है होल के लोअर डेविएशन से, किससे, होल के लोअर डेविएशन से शाफ्ट का अपर डेविएशन कम है, तो क्लियरेंस फिट होगा। लेकिन अगर शाफ्ट का जो लोअर डेविएशन है वो होल के अपर डेविएशन से अधिक है, तो वो हमारा इंटरफेरेंस फिट कहलाएगा, राइट। और इन दोनों के बीच जो आएगा वो उसको हम ट्रांजिशन फिट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन फिट कहेंगे। अब इसी आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो डाटा है, क्या है, इसका जो डाटा दिया गया है वो कितना दिया गया है, आप अच्छे से देखिए इसको, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है, दिस इज द पिन का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम आ रहा है, किससे, हमारा हाउसिंग के लोअर डेविएशन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? क्लियरेंस फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र केंद्र में उच्च दक्षता होती है। मतलब जो पावर स्टेशन होता है, पावर प्लांट जो होता है, वो कौन सा हाई एफिशिएंसी का होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, among of the following materials पॉइजन्स रेशियो इज मैक्सिमम फॉर। तो पॉइजन्स रेशियो सबसे अधिक होता है किसका, रबर का, और ये कितना होता है 0.5। ओके, अब इसमें एक डाटा मैं आपको दे रहा हूं, आप डाटा थोड़ा देखिए, ये देख लीजिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का है, रबर्स का है, गोल्ड का है, सैचुरेटेड क्ले, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कॉपर,
एल्यूमिनियम एंड क्ले वगैरह, इन सबका डाटा दिया हुआ है। कुछ और डाटा है जो आपको अदर्स बुक से मिल जाएगा अगर आपको जरूरत है तो। उसके बाद हम अगर करते हैं कार्बन कंटेंट का, तो कार्बन कंटेंट में देखिएगा कहता है कि द कार्बन कंटेंट इन टाइपिकल लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील के लिए बात कर रहा है या माइल्ड स्टील की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्लियर कर दिया है कि माइल्ड स्टील के बारे में बात कर रहा है, इसमें लो कार्बन स्टील लिखा है ना। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आपको माइल्ड स्टील के बारे में पूछ देगा, तो वो लो कार्बन स्टील में आता है और उसका रेंज होता है 0.04 से लेकर के 0.3% तक। अगर मीडियम होगा 0.3 से लेकर के 0.8 तक, कहीं 8 देता है कहीं 0.6 देता है, तो देख लीजिएगा। और 0.8 से 1.5 तक जो देता है वो हाई कार्बन स्टील देता है, कभी कभी जो है 2 तक भी देता है। तो एज पर ऑप्शन आप देख लीजिएगा कितना सुटेबिलिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। तो आपको मालूम है कि इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम, राइट। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशंस आपको मालूम है, आप डायमेंशंस निकाले होंगे। वो इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इससे भी आप निकालते हैं तो केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, और चूंकि नीचे में सेकेंड स्क्वायर है तो ऊपर में आएगा तो t-2 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू यहाँ पे टाइम का टाइम है, तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है पावर ऐड हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा mlt-1। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि एक पिंड द्रव में डूब जाता है जब उसका उत्प्लावल बल विस्थापित द्रव के भार का होता है, क्या, कम, अधिक, समान, शून्य, क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद होगा। ठीक है, ये जो उत्प्लाव बल लिखा हुआ है वो बेसिकली बायोंसी फोर्स है। क्या है, बायोंसी फोर्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज्ड होता है तो उसके द्वारा जो हटाया गया जो है क्या बोलते हैं, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके चारों तरफ लग रहे बायोंसी फोर्स के बराबर होता है, राइट। ठीक है, ये कहता है। तो इसमें क्या है कि ये कहीं भी विस्थापित द्रव से कोई खास जो है आपको रिलेशंस नहीं दिखा पाता है। तो इसके वजह से है क्या है कि इसको इसरो ने इस क्वेश्चंस को डिस्क्रिपेंसीज मानते हुए उसने क्या किया है, इसको कैंसिल कर दिया है और इसको सारे को नंबर्स दिए गए हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये विस्थापित द्रव के अलावे अगर डायरेक्ट लिखा होता है कि वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी का वेट अगर रहता, ठीक है, तो क्या होता कि तब यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर कोई बॉडी फ्लॉट कर रहा है, ठीक है, तो बायोंसी फोर्स जो है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, फ्लॉटिंग के केस में अगर वो डूब गया तो क्या होगा, हमारा जो वेट होगा वो अधिक हो जाएगा बायोंसी फोर्स से, राइट। तब अगर वो सिंक कर गया तो उस केस में जो है हमारा बायोंसी फोर्स लेस हो जाएगा वेट से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाबू, एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 किलोग्राम है जब इसे चंद्रमा के सतह पर मापा जाता है। मतलब अर्थ सरफेस पर उसने दे रखा है कितना, 60 किलोग्राम। ठीक है, और ये भार दे रखा है, हमेशा याद रखना दिस इज द वेट नॉट मास। अगर मास रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चंद्रमा के सतह पर वो भार पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ चंद्रमा के सतह पर जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ के सरफेस से 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जितना भी वेट दिया हुआ है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 30 किलोग्राम, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि गैंट चार्ट, ठीक है, गैंट चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अब एक गैंट चार्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आर.एस. खुरमी में भी आपको दिया हुआ है, बट उसमें ऑप्शन चेंज नहीं, इस उसमें ऑप्शन अलग है। ठीक है, वही बात है बट ऑप्शन अलग है। तो उसमें जो आंसर देता है वो प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, राइट, प्रोडक्शन शेड्यूल होता है।
अब ये प्रोडक्शन शेड्यूल समझ लीजिए पहले, ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूल कहने का मतलब है कि एक तरीके से आपने प्लानिंग किया कि कौन से टाइम इंटरवल पर कौन सा वर्क होगा, राइट। तो उसी के हिसाब से अब इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि एबिलिटी टू हैंडल मटेरियल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, टास्क परफॉर्म्ड अगेंस्ट द टाइम इंटरवल, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग मशीन। अब देखिए ये चूंकि प्लानिंग था कौन से टाइम में क्या वर्क होगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है क्या, ये टास्क परफॉर्म्ड अगेंस्ट द टाइम इंटरवल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि टंगस्टन अलॉय इन स्टील, टंगस्टन अलॉय जो है स्टील में क्या करता है, तो आप जानते हैं कि टंगस्टन का चूंकि क्या होता है कि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो वियर को रेसिस्ट करता है, कोरोजन को रेसिस्ट करेगा, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, improve melting temperature, improve wear resistance, improve corrosion resistance and all of the above, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर whose inner radius 5 meter and outer radius 10 meter to to that of the moment of inertia of a solid cylinder of the same mass with radius 10 meter। ऑप्शन दे रखा है 1.25 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है 0.8, ऑप्शन सी है 0.75 एंड ऑप्शन डी है 1.33। अब देखो बाबू, जैसे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, 1/2 इंटू एम इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये किस केस में होता है, हॉलो सिलेंडर के केस में, राइट। अच्छा, अगर हम ये हॉलो सिलेंडर, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू, अब एम जितना होगा उतना होगा, एम को एम ही छोड़ देते हैं। R1 कितना है, R1 10 है, तो डायरेक्ट मैं इसको 100 लिख दूं, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, राइट। यानी कि आप लिख सकते हैं 125 इंटू m/2, राइट। चलिए ये छोड़ दीजिए, अब आगे देखिए सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होता है कि mr² होता है, कितना होता है, mr²। अब m तो हमको मालूम नहीं है, m को m ही हम कंसिडर कर लेते हैं, ये है आपका सॉलिड सिलेंडर के केस में, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 m हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर करो आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, वही कंपेयर करके पूछ रहा है कि कितना होगा, तो देखो ये जो हॉलो सिलेंडर है उसका कितना हो रहा है, 1.25 हो जा रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है, कौन सा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस नहीं है, तो यहां पर ध्यान देना बाबू कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन सा नहीं है, पैरोमीटर भी एक प्रेशर मेजरमेंट है, पीजोमीटर भी है, मैनोमीटर भी है एंड पायरोमीटर, पायरोमीटर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पायरोमीटर जो है वो यूज करते हैं हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, हमेशा याद रखना, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, और ये रेडिएशन वेस्ट होता है, राइट। हम लोग जैसे पायरोमीटर्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हायर टेम्परेचर होता है और हमें दूर से रीडिंग लेना होता है, तब हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखोगे, विच sorry, when a material is loaded the maximum energy absorbed up to elastic limit without undergoing a permanent deformation। ऑप्शन ए है क्रिप, ऑप्शन बी प्रूफ रेजिलियंस, ऑप्शन सी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन डी टफनेस। कह रहा है कि कोई भी मटेरियल्स है जिसको लोडिंग किया गया तो मैक्सिमम एनर्जी वो जो एब्जॉर्ब करेगा बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन का, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, तो मैक्सिमम एनर्जी, तो हमेशा याद रखना कि जैसे ही मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब कहेगा ना बाबू, हमेशा देखना कि प्रूफ रेजिलियंस कहाँ है, प्रूफ रेजिलियंस कहाँ पर है, इस पर है, राइट। तो प्रूफ रेजिलियंस आंसर हो जाएगा बी। अब क्रिप क्या होता है, तो क्रिप जो है एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक स्लो डिफॉर्मेशन होता है, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता है, जो कि एलिवेटेड टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट लोडिंग चल रहा हो, ठीक है, काफी टाइम से, तब वो होता है क्रिप। ओके, और प्लास्टिसिटी क्या होता है कि अगर कोई बॉडी को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, ओके, किसी तरीके से, चाहे वो स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, और वो क्या हो गया कि अपना शेप जो है बदल लिया और फिर वो वापस शेप को रिगेन नहीं कर रहा है, तो वो प्लास्टिसिटी कहलाता है।
टफनेस की हम बात करें तो ये जो है आपका जो मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है, टिल फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड द टफनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब हम लोग देखेंगे, कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होगा, तो ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा देख लेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, V इक्वल टू आई आर स्क्वायर, और ऑप्शन सी है V इक्वल टू आई प्लस आर, और ऑप्शन डी है इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इफ a stainless steel rod is constrained to move axially and heated uniformly, it will develop। तो देखोगे, कह रहा है कि constrained to move मतलब हमने क्या किया कि एक स्टेनलेस स्टील का एक रॉड लिया, राइट, इस तरीके से, और इसको हमने फिक्स कर दिया दोनों तरफ से। दोनों तरफ से फिक्स कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मूव नहीं करेगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि हीट कर रहे हैं, राइट, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब जब हीट करेंगे यूनिफॉर्मली तो ये क्या डेवलप करेगा, तो देखो जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्सपांड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा कि वो इस तरफ की ओर फोर्स लगाएगा, राइट। लेकिन ये जो हमारा जो बाहर का जो आपने फिक्स किया है, जिसको सपोर्ट दिया है, वो इसको अंदर की ओर कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स के लिए कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ए कहता है इट ट्रांसमिट्स मोशन बिटवीन द लिंक्स, इट ट्रांसमिट्स स्ट्रेस बिटवीन द लिंक्स, इट ट्रांसमिट स्ट्रेन बिटवीन द लिंक्स। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा लीजिएगा, ठीक है, एंड नॉन ऑफ द अबव। तो मैकेनिज्म कब होगा, जब जो है मोशन ट्रांसमिट होगा लिंक के बीच। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट कहता है द एबिलिटी ऑफ ए सर्टेन मटेरियल टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस ड्यू टू, कह रहा है कि कोई ऐसा मटेरियल्स बताइए जब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करें, जनरेट करें, कब, जब हम उसको मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि फोर्स उस पर लगाएं तो वो क्या करे कि चार्ज को जनरेट करे। ऑप्शन ए कह रहा है थर्मोइलेक्ट्रिक होगा, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, या फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। अब इसको समझ लो, इसको आंसर देने से पहले समझो। थर्मो मीन्स हीट, मतलब ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक होगा वो हीट की वजह से जनरेट करेगा। मैग्नेटो दैट मीन्स कि मैग्नेट या मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक की वजह से होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक मतलब सनलाइट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट। अब देखो, अब उसके बाद जो ऑप्शन क्या बच गया, पाइजो इलेक्ट्रिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द पाइजो इलेक्ट्रिक। समझ गए, हीट से होगा तो थर्मो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर से होगा तो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक, और अगर सनलाइट वगैरह से होगा, लाइट से होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। कौन सा टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, थर्मामीटर, हाँ भाई है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर है, मतलब ऑल ऑफ दी ऑल ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिस्क्राइब। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो ऑप्शन ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ऑप्शन बी द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फ्लो इन कंडक्टर,
ऑप्शन सी द पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इन द टर्म ऑफ इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन सी। ओके, और राइट ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ द अबव। अब यहां ध्यान देना कि ऑप्शन ए जो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कह रहा है, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये न्यूटन्स के द्वारा है। और दूसरा क्या है, वोल्टेज एंड करंट फ्लो, तो ये जो है ये कौन सा होगा, ये आपका ओम्स लॉ होगा, राइट। और ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। अब ऑप्शन बचा कौन, तो ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि a steel bar of 50 mm by 50 mm square cross section is subjected to an axial compressive load of 100 kilonewton. If the length of bar is 2 meter and E, यानी Young's modulus of elasticity equals to 200 gigapascal, the change in length of bar would be। अब यहाँ ध्यान देना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है। आपको पता है कि जो डेल एल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल एल इक्वल टू होता है पी एल बाई ए, राइट। अब यहां ध्यान देखोगे, P दिया हुआ है कितना, 100 किलो न्यूटन, तो चलो इसको डायरेक्ट न्यूटन में रखते हैं, ठीक है, इनटू लेंथ कितना दिया हुआ है बाबू, 2 मीटर दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अब एरिया बताओ, तो एरिया कितना दिया हुआ है, 50 इंटू 50, बट ये किसमें है, mm में है, इसमें है mm में है। अगर हम इस mm को कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मीटर में, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको 100,000 से डिवाइड करना होगा, राइट, इसको भी 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके, इनटू ई दिया हुआ है कितना, 200 गीगापास्कल, तो 200 और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना होगा, बताइए, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, आपने पढ़ा है ना किलो मेगा जिगा, तो 10 टू पावर 9 होता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि कितना आंसर आपका आया। ओके, द मटेरियल विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए आइसोट्रॉपिक, ऑप्शन बी थर्मोइलास्टिक मटेरियल, ऑप्शन सी अनिसोट्रॉपिक मटेरियल, ऑप्शन डी विस्कोइलास्टिक मटेरियल। तो देखो यहां पर ध्यान देना बाबू कि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, हाँ, और इस डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टीज है तो इस डायरेक्शन में सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे, अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन का सारे प्रॉपर्टीज सेम होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन का सारे प्रॉपर्टीज सेम होगा। तो वैसे कौन सा मटेरियल होता है, तो अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, राइट। अब हम बात करते हैं आइसोट्रॉपिक का, तो आइसोट्रॉपिक में क्या है कि तीनों डायरेक्शन में अगर इधर एक्स है, इधर तो इधर भी एक्स होगा, इधर भी एक्स होगा, तीनों डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टीज चेक कर रहा है, ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक हो जाएगा, और वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, राइट। और आइसोट्रॉपिक क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है थर्मो इलास्टिक मटेरियल्स, कहने का मतलब है कि अगर किसी मटेरियल्स को आप हीट करते हो तो उसमें इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है, वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें हीट हटाते हो और उसका इनिशियल टेम्परेचर गेन कर लेता है, तो वो फिर से अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, उसको हम लोग थर्मो इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। और विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक कहने का मतलब, विस्कस मतलब क्या, व्हाट, विस्कस मतलब फ्लो, फ्लो रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, और इलास्टिक मतलब रिगेन ऑफ शेप। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी किसी में है, ठीक है, तो वो होगा हमारा विस्को इलास्टिक मटेरियल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।